नाज़रादाब न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ हिना ज़ुबैर। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ख़ास शख्सियत से, जिनके बारे में हम जानेंगे कि उन्होंने इस समाज के लिए कितना काम किया है। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, हमारे ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे एक डॉक्टर। आज हम जिस शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं उनके बारे में हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे दें, हम उनको जान लेते हैं। आज हम मिलेंगे फाउंडर और सीईओ सिग्मा फाउंडेशन बेंगलुरु के अमीन मुदस्सिर साहब से, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, बेशबहा खिदमत इस समाज के लिए उन्होंने अंजाम दी हैं। और जिस तरह से उनका नाम है उसी तरह से उन्होंने मुसीबत के वक्त में लोगों के वो काम भी आए हैं। क्या कुछ उन्होंने काम किया है इसके ताल्लुक से हम उन्हीं से जानेंगे, क्योंकि वो करियर काउंसलर भी हैं, सीईओ हैं सिग्मा फाउंडेशन बेंगलुरु में। तकरीबन हर शख्स जो है वो उनके नाम से बखूबी वाकिफ़ है। और हमारे साथ मौजूद रहेंगी एक डॉक्टर भी, जानी पहचानी हमारे खास मेहमान डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मैम, जो कि सीनियर इंटरनल मेडिसिन एक्सपर्ट हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना इस्तकबाल करना चाहेंगे डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मैम का। मैम, बहुत बहुत आपका वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। शुक्रिया मैम, सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि त्योहारों का मौसम है और ख़ास तौर पर लोगों में कहीं ना कहीं त्योहारों को लेकर थोड़ी सी लापरवाही देखी जा रही है और कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। प्रिकॉशन हमें लेना है, क्या कुछ इस बारे में अभी आपकी राय? बिल्कुल, देखिए, और अगर अभी हम देखें दिवाली होने के बाद और जो कुछ त्योहार अभी हमारे हुए हैं उसके बाद, अगर खास तौर से मैं देखूं तो अब कोरोना के कुछ मरीज जो है सामने आने शुरू हो गए हैं। तो ऑलरेडी अगर दिल्ली की बात करें या और भी जगह की बात करें तो अब कुछ केसेस जो हैं कोरोना के सामने आने शुरू हो गए, जो कि चिंताजनक है। और इसीलिए हम लगातार इस बारे में बात भी करते हैं कि त्योहार भी मनाइए, खुशियां भी बांटिए, लेकिन साथ ही साथ जो एहतियात है उनका भी ध्यान रखिए ताकि कोरोना का संक्रमण ना बढ़े। और ना केवल कोरोना, इस वक्त आप देखिए डेंगू, जीका वायरस, चिकनगुनिया, तरह तरह के जो और वायरल फीवर्स हैं जो कि मौसमी इस समय पर होते ही थे, वो भी जो है काफी ज्यादा कहर ढाए हुए हैं इस वक्त। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम साफ सफाई का ध्यान रखें, मास्क लगा करके रखें, जिसके बारे में लगातार बात होती है। भीड़ से बचें, मच्छरों से खुद को बचाएं, और जहां भी हो सके संभव हमसे कि हम 2 गज की जो दूरी की बात लगातार हो रही है, हैंड सैनिटाइज करने की बात होती है, इसका हम जितना ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखेंगे उतना हम जो है इसको फैलने से बचा सकेंगे। क्योंकि भारत की स्थिति अभी बहुत मजबूत स्थिति जो है इस वक्त चल रही है, क्योंकि टीकाकरण का जो पूरा अभियान है वो बहुत तेज गति से चल रहा है। वो पूरी तरह से सफल हो सके, संभव हो सके हमारे लिए कि हम कोरोना की तीसरी लहर ना देखें, उसके लिए जरूरी है कि हम सब लोग मिलकर के सहयोग करें और त्योहार भी मनाएं, लेकिन लगातार एक जो हमारे अंदर एक सजगता होनी चाहिए वो जरूर रहे, ताकि जो है ये बाद में हमारे लिए मुसीबत का सबब ना बने। जी मैम, बिल्कुल आपने ठीक ये बात कही है और आपका तज्जिया भी बहुत सही है कि त्योहारों को देखते हुए हमें एहतियात का दामन जो है वो नहीं छोड़ना है। मैम, लगातार हम भी अपने इस प्रोग्राम में बात करते रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, और अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन को लेकर थोड़ी सी झिझक पाई जा रही, या फिर ये कहना ज़्यादा सही होगा कि अभी भी उनको मालूमात नहीं है कि ये टीका वाकई में उन्हें जिंदगी दे सकता है। तो कोरोना के टीके को लेकर आपको क्या लगता है कि अभी भी हमें एक खास अवेयरनेस प्रोग्राम चलाने की जरूरत है, बहुत अब उसमें शिद्दत आनी चाहिए? या अभी कोरोना की बात करें या टीकाकरण की बात करें तो सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाना, समय से पहुंचाना और बार बार उस बात को लोगों तक दोहरा के पहुंचाना, ताकि वो इस पर विश्वास कर पाए, उसको समझ पाए, उसको फॉलो कर पाए, ये एक बहुत सराहनीय कदम है। वहीं साथ में देखिए, जिन लोगों ने अब वैक्सीन लगवा ली है उनके ऊपर भी बहुत उत्तरदायित्व आता है कि वो अपने साथ के उन लोगों को समझाएं जो अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि वैक्सीन लगाना कितना ज्यादा जरूरी है,
सरकार ने भी देखिए अब हर घर दस्तक करके नया प्रोग्राम भी शुरू किया, जहां डोर टू डोर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, खास तौर से ऐसे जिलों में जहां लोगों ने अभी तक भी वैक्सीन नहीं लगवाई है, जहां लोग ये नहीं समझ पाए हैं कि वैक्सीन हमारे लिए कितनी जरूरी है। उन तक घर घर तक पहुंच करके उनको समझाया जा रहा है, उनको इस बात के लिए तैयार किया जा रहा है कि वो वैक्सीन लगवाएं। और भारत की स्थिति आज इतनी मजबूत सिर्फ इसीलिए है कि हमारा टीकाकरण अभियान इतनी तेजी से चला, वरना अब तक हम तीसरी लहर की चपेट में आ गए होते। जिस तरह से आपने देखा भी था, सभी साइंटिस्ट ने बोला था, सारे मैथमेटिकल मॉडल्स भी यही दर्शा रहे थे कि भारत इस समय तक अक्टूबर तक तीसरी लहर में आ जाएगा, लेकिन हम नहीं आए हैं। ये टीकाकरण की बदौलत ही है। बिल्कुल ठीक मैम। और मैम आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जिस तरह से लगातार हम और आप भी बात करते रहे हैं और अपने इसी प्रोग्राम में हमने लगातार ये बात कही है कि ज़िंदगी को तो बहरहाल आगे बढ़ना ही है, और हमें अब कोरोना को भी थोड़ा बहुत हल्के में बिल्कुल भी हमें नहीं लेना है। वैक्सीनेशन की जब से बात आई तो हमने अपनी ख़ास मुहिम भी शुरू करी, लगातार हम इस तरह से बात करते रहे, समाज के हर तबके तक हम पहुंचने की कोशिश भी करते रहे, और आप जैसे लोग जो हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे उनके भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं, जो कि जानकारी इस तरह से देते रहे। और अपने नाज़रीन को बता दें कि हमारे साथ हमारे एक और ख़ास मेहमान अमीन मुदस्सिर साहब भी जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ जिस तरह से मैंने आपको बताया कि न सिर्फ एक करियर काउंसलर हैं, समाजी कारकुन हैं, ख़ास तौर पर बेंगलुरु में हमने देखा था और कर्नाटका के बाहर भी कोरोना का जब नाजुक दौर रहा, उस वक्त अमीन मुदस्सिर साहब ने, इनकी ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत काम किया, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई का मामला हो, अस्पतालों में बेड्स की फराहमी की बात हो, परेशान हाल जो लोग थे उनको खाना पहुंचाना, दवाएं मुहैया कराना, एम्बुलेंस की बात आए, टेस्टिंग सेंटर की बात आए, और उसके बाद वैक्सीनेशन की, जिस तरह से अभी हम डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी मैम से बात कर रहे थे, वैक्सीनेशन के ताल्लुक से भी तमाम तर जानकारी फराहम करवाएगी। एक वेबसाइट के ज़रिए तमाम तर चीज़ें जो हैं वो आम लोगों तक पहुंचाने की बहुत अच्छी कोशिश की गई, और इसीलिए आज हम इनको अपने ख़ास प्रोग्राम में लाए हैं। सर, हम आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे अपने ख़ास प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया हिना मैम, बहुत खुशी हो रही है कि आपने हमको बुलाया। कोरोना ने इंसानियत को की खिदमत करने का बहुत मौका दिया मुझे और मेरी सारी टीम को। वैसे तो मैं पिछले 15-20 साल से जो है सामाजिक खिदमत में जुड़ा हुआ हूँ। करियर काउंसलिंग करते हैं, बच्चों को स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं। जी सर। लेकिन जब कोविड आया उस वक्त जो हालात ऐसे हो गए थे कि हम तब सबको मालूम है कि लॉकडाउन हुआ, और लॉकडाउन के बाद जो गरीबों को इफेक्ट हुआ था सबसे बढ़कर, जो उस वक्त इमीडिएटली मार्च 23 के बाद सबसे बड़ा मसला था कि लोगों के पास खाने के लिए परेशानी हो गई थी, मूवमेंट के लिए परेशानी हो गई थी। तो उस वक्त बेंगलोर के कई एनजीओज जुड़ गए और हमने एक टीम बनाई मर्सी मिशन के नाम पे। और मर्सी मिशन जब बना तो हमारे डॉक्टर ताहा मतीन साहब जो बेंगलोर के जाने माने डॉक्टर हैं, उनका ये था कि सब जुड़ के काम करेंगे तो काम बहुत बड़ा होगा, क्योंकि इस वक्त जरूरत थी हम इंसानियत के लिए खड़े। तो शुरुआत वहां से हुई। फिर जैसा ही डेथ्स होना शुरू हुए, वहां पर मर्सी एंजल्स बोल के एक स्पेशल टीम बनी बेंगलोर में, हमारे तनवीर अहमद साहब और पूरी टीम मिलके। यहाँ पर जब बाप बेटे को नहीं देखता था, या फिर घर में अगर किसी का इंतकाल होता था किसी भी धर्म में, तो सबसे बड़ी परेशानी थी कि उसका क्रीमेशन कैसा हो, उनका बरियल कैसा हो। तो उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम सारी टीम से लिया, और तब से लेके सेकेंड वेव तक तकरीबन 2000 जो है बरियल्स और क्रीमेशंस हुए हैं मर्सी एंजल्स टीम से। उस वक्त हमें एक और बहुत बड़ी चीज की जरूरत महसूस हुई, वो थी कि अस्पतालों में बेड्स जो है नहीं मिल रहे थे, और बिलखुसूस जो है गरीब लोगों को ये नहीं मालूम था कि हमारी जो कर्नाटक गवर्नमेंट है यहाँ पर बिल्कुल फ्री जो है बेड्स मिल रहे थे, जहां पर अगर गवर्नमेंट बेड मिलेगा आपको तो बिल्कुल कोई आपको जो है पेमेंट नहीं था, गवर्नमेंट पूरी फीस भर रही थी उनके बेड चार्जेस की। तो इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोल के एक टीम बनी, जिसमें ब्यूरोक्रेट्स, जर्नलिस्ट, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ्स, हम तकरीबन एक 200 लोगों का टीम बनाए इमरजेंसी रिस्पांस टीम बोलकर, और उसके जरिए जो है अल्हम्दुलिल्लाह हजारों लोगों को जो है हमने बेड्स मिलने में हेल्प की, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स मिलने में हेल्प की। और उसके बाद जब मैं खुद कोविड पॉजिटिव हुआ, हमारे घर में ऐसी हालत थी कि मैं, मेरी बीवी, 2 बच्चे और बहन, 5 लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे, और मुझे हॉस्पिटल
में एडमिट होना पड़ा। उस दिन जब मुझे ऐसा लगा कि इंफॉर्मेशन जो है मुझे खुद नहीं मिल रहा है, मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, इसके बावजूद कि मैं इतना इन्वॉल्व हूँ, तो हम क्या कर सकते हैं। तब जो है ऐसा लगा कि वेबसाइट बनानी है। तो उस वेबसाइट का जो है आगाज हुआ। covidhelplinebangaloreCom के नाम से हमने वेबसाइट शुरू की। 3 दिन में वेबसाइट हिट हो गई। तकरीबन 1 लाख लोग 3 दिन में आ गए वेबसाइट पे, और इट वाज द लाइफलाइन ऑफ बैंगलोर। मैं बस यही समझता हूँ कि कोविड जो है एक मौका दिया हमको इंसानियत को समझने का, और इंसानियत के लिए क्या कुछ हम कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 1.5 सालों में इतना सब कुछ जो है हम कर पाए, बस ये टीम की मेहनत है। जी बिल्कुल, आपने और ये बात भी आपने सही साबित कर दी कि आपका कारवां जो है वो बनता गया, लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ते चले गए, और इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह से काम जारी रहेगा। और हमारे इस प्रोग्राम का भी यही मकसद है कि अब हम ये बात करें कि ज़िंदगी जो है कैसे हमको आगे बढ़ानी है, कहीं पे रुकना नहीं है। और इसीलिए हमने अपने ख़ास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में अपने ख़ास मेहमानों को हम ज़रूर शामिल करते हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, जिस तरह से अभी हमने देखा कि उस वक्त इंफॉर्मेशन की कमी थी, तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ लोगों ने ऐसे सुझाव दिए, लोगों ने ऐसे काम किए, और आप जैसे लोग भी हमारे साथ लगातार जुड़ते गए। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी भी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट्स में कोरोना के जो हालात हैं वो फिर से कहीं ना कहीं कुछ केसेस बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, फिर से लॉकडाउन की बात वहाँ सुनाई दे रही है। तो कहीं क्या आपको ऐसा लगता है, अगर हम बाजारों पे नजर डालें या अपने रोजमर्रा के काम में, लोग ये भूलते जा रहे हैं कि वो किस मुश्किल दौर से गुजरे हैं? बिल्कुल, देखिए बहुत शॉर्ट मेमोरी होती है हम लोगों की, और जैसे ही समय बदलता है हम वो सारा वक्त जो है भूल जाते हैं कि किस तरह से कश्मकश में सबकी जिंदगी रही और किस तरह से परेशानियां से सब लोग गुजरे। लेकिन हमें ये चीज जरूर ध्यान रखनी चाहिए कि अभी क्योंकि कोरोना खत्म नहीं हुआ, और जिस तरह से अभी देखिए रशिया में, चाइना में और भी जो यूरोप के देश हैं जहां दोबारा से अभी कोरोना ने पैर पसारने शुरू करे हैं, उन लोगों को लॉकडाउन लगाने पड़ रहे हैं। और जबकि ये देश भी वैसे देश है जहाँ की वैक्सीनेशन काफी तौर पर हो चुका है, उसके बावजूद भी वहाँ कोरोना फैल रहा है। तो हमें भी समझना चाहिए कि बहुत अच्छी बात है कि आज भारत में कोरोना उस स्तर पर नहीं है, लेकिन हम उसको न्योता ना दें, हम कम से कम उसमें और ज्यादा बढ़ावा ना करें। तो अगर हम सब लोग मिलजुल के चलेंगे तभी हम कोरोना को उस स्थिति में रख पाएंगे जहां हम रखना चाहते हैं, वरना धीरे धीरे ये अपने पैर पसारने लगता है। और देखिए अभी नए वेरिएंट्स भी हैं कोरोना के, जिनके बारे में लगातार बात हो रही है कि अभी अच्छी बात है कि भारत में जो ये AY4.42 करके वेरिएंट है, जिसकी वजह से बाहर काफी परेशानियां हो रही हैं, वो भारत में इतना नहीं फैला है। बहुत कम 17 या 20 मामले भारत में अभी तक मिले हैं। लेकिन जैसे जैसे लोग एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा बढ़ाते हैं, तो ये वेरिएंट्स के बढ़ने की संभावनाएं भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए बहुत ज्यादा हमें एहतियात के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। हम लगातार इस बात का ध्यान रखें कि हमें जो हमारा टीकाकरण अभियान है उसको और सशक्त बनाना है, उसको मजबूती देनी है। साथ ही हमें कोरोना के संक्रमण को बढ़ने से रोकना है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहेगा कि दोबारा लॉकडाउन लगे, दोबारा हम उन स्थितियों में पहुंचे जिनसे हम निकल करके आए हैं। तो हम सबका सहयोग बहुत जरूरी है, और तभी सरकार जो अपनी तरफ से प्रयास करती है वो और ज्यादा सफल हो पाती है। और मैम, जिस तरह से लगातार हम अपने प्रोग्राम को भी जारी रखे हुए हैं, जिस तरह से हम मालूमात फराहम कर रहे हैं, शायद समाज के कुछ तबके तक हमारी बात पहुंच पाए। बिल्कुल पहुंच पाए। और मुझे लगता है देखिए अभी तक जो हम सक्सेसफुल हुए हैं उसका भी बहुत बड़ा दामोदर जो है आपके ऊपर, बाकी डॉक्टर्स के ऊपर, और जिस तरह से अभी देखिए हमारे पैनलिस्ट बोल रहे थे, इन सब लोगों ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है इस पूरे कोरोना पेंडेमिक में। लोगों ने तरह तरह से लोगों की मदद करी है, जिसको जिस तरह की परेशानी सामने आई उसमें लोगों ने अपनी तरफ से जो मैक्सिमम सहयोग कोई कर सकता था वो लोगों ने करा है। और इसी वजह से देखिए आज भारत जो है विश्व गुरु बनने की तरफ आगे बढ़ रहा है, ये सभी का योगदान है। और जब भी कोई इतनी बड़ी परेशानी आती है, वैश्विक महामारी के रूप में जब सामने आती है, तब सबके
सबके सहयोग की जरूरत होती ही है। किसी को खाना चाहिए, किसी को कपड़े, किसी को पानी चाहिए, किसी को दवा चाहिए, किसी को किसी और चीज की जरूरत है। तो सबकी नीड्स बहुत अलग अलग है और हर किसी को वो नीड्स पूरी करनी होती है। मैम, और आपकी सबका इसी बात को हम योगदान आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अमीन मुदस्सिर साहब भी मौजूद हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, मर्सी मिशन एसोसिएशन की आपने बात की और बहुत इस एसोसिएशन ने भी काम किया, खुद आपने काम किया। एक और बात जो निकलकर सामने आई कि उस वक्त बहुत से ऐसे खानदानों की आपने कैश के साथ मदद करी जो कि कहीं ना कहीं कोविड-19 से अपने किसी अपने को खो चुके थे। इसके बारे में भी थोड़ी सी मालूमात हमारे नाज़रीन तक पहुंचाइए सर। जी, जब कोविड का सेकेंड वेव था तो उस वक्त जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे ऐड किया गया और उस व्हाट्सएप ग्रुप में इंडिया के जो बहुत सारे स्टार्टअप्स थे उसके सीईओज थे और वहां पर एक सीईओ थे गिव इंडिया के, विवेक नाम से। तो उन्होंने मुझे कनेक्ट किया और उन्होंने बताया कि देखिए अमीन भाई, हमारे पास फंड है, हम जो है 30,000 रुपए देना चाहते हैं हर उस फैमिली के लिए एज इमीडिएट रिलीफ। 30,000 तो जो बहुत छोटा अमाउंट है, क्या आप हमारी हेल्प कर सकते हैं? उस वक्त तक जो है हमारी वेबसाइट काफी पॉपुलर हो चुकी थी और हमने कहा कि भाई व्हाई नॉट, हम अगर किसी डोनर का जो है डोनेशन किसी बेनिफिशियरी को डायरेक्ट दे सकते हैं और उसमें हम सवाब कमा सकते हैं, तो ये इतना अच्छा मौका है। तो हमने फौरन जो है हमारी कोविड हेल्पलाइन बैंगलोर.com वेबसाइट पे एक फॉर्म जारी किया, फिर व्हाट्सएप के जरिए उसको काफी वायरल किया और तकरीबन 760 लोगों ने जो है रिलीफ के लिए अप्लाई किया। मतलब ये वो लोग थे जो बीपीएल खानदान से थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के थे, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास थे। कई तो ऐसे थे कि उनके दोनों पेरेंट्स इंतकाल हो गए थे या मेन फैमिली मेंबर इंतकाल हो गए थे। तो उसमें से तकरीबन अब तक आज तक 508 फैमिलीज को जो है 30,000 पर फैमिली जो है कैश रिलीफ डायरेक्ट गिव इंडिया के अकाउंट से जो है बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट को पहुंचा दिया गया है और ये तकरीबन टोटल अमाउंट जो है 1.52 करोड़ का आता है। और हमने कई लोगों को जब हमने बताया कि आपका अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, आप प्लीज चेक कीजिए, तो उन्होंने बताया कि आपको नहीं मालूम इसके कितने मायने रखते हैं। तो मैं बस क्योंकि आज के प्रोग्राम का भी यही है कि चलती रहे जिंदगी, मैं नाजरीन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो हालात आपके हैं वो गुजर जाएंगे। उन हालात को जो है बस उस वक्त के लिए आपको संभालना है। जो मौत और हयाती हमारे हाथ में नहीं है। राइट, सबसे बड़ी चीज जो है हमको फोकस रहना है कि हम अपना नेक्स्ट स्टेप क्या करें। तो दिस वाज द कैश रिलीफ जो हम कर पाए छोटी मोटी से। लेकिन हमारी जो वेबसाइट है उसके जरिए अल्हम्दुलिल्लाह 10 लाख प्लस लोगों ने फायदा उठाया, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि जो स्पेशली एनआरआई थे। हमें अभी भी याद है ऑस्ट्रेलिया से कोई आके चैट करता, बोलता कि हमारे यहाँ पे हमारे घर पे यहाँ पे फलाने एरिया में मेरे चचा रहते हैं, आप प्लीज जाके उनकी हेल्प कीजिए। एक कोई कुवैत से फोन किया था कि मेरे वालिद साहब जो है इस एरिया में, आप उनकी हेल्प कीजिए। तो अक्रॉस द वर्ल्ड जो है उनके लिए वेबसाइट एक जरिया बन गई, क्योंकि वेबसाइट की एक खूबी और थी कि हमने वहां पे चैट सपोर्ट रखा था, चैट, और उसको हम मॉनिटर करते थे। और हमारे वॉलंटियर्स भी जो है ये पूरे 4 कंट्रीज से थे, सिंगापुर, कतर, इंडिया और कनाडा। तो इसकी अच्छी बात ये थी कि हम लोगों को जो है 24/7 सपोर्ट देने का भी मौका मिला। और इस तरीके से जो है जो मौका अल्लाह ने दिया, जो अपॉर्चुनिटी थी ताकि हम कुछ करें, मैं समझता हूँ ये हमारी खुशकिस्मती थी कि हम कुछ कर पाए। जी अमीन साहब, बिल्कुल। और अल्लाह भी जो है वो नियतों को देखता है। अगर आप नेक नियत से कोई काम करेंगे तो यकीनन आपको उसमें कामयाबी जरूर मिलती है। अमीन साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा कि लोग आपके साथ जुड़ते चले गए, आपकी वेबसाइट ने भी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना से मुतासरा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि यतीम हो चुके हैं। हमारे इस प्रोग्राम के जरिए क्या आप कुछ ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि कम से कम चंद लोग ही सही लेकिन वो आगे आएं और ऐसे बच्चों की मदद के लिए जो भी बन सके वो कर सकें? बिल्कुल, आज जरूरत है इंडिविजुअल्स को आगे बढ़ने की, क्योंकि कोरोना में हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि जो अपने कैश रिजर्व रखे हुए थे, मेरे पास ऐसे केसेस हैं जिनके पास जो है बैंक बैलेंस लाखों में था, लेकिन कोरोना के बाद उनके पास नेगेटिव में आ गया। तो ये जो
पैसों का जो मामला है, अब एनजीओ के साथ साथ जो है इंडिविजुअल्स को, अगर एक फैमिली एक और फैमिली को अडेप्ट कर लेगी, उसमें कुछ कमी नहीं आएगी। मान लीजिए कि आपका बच्चा 5th स्टैंडर्ड में है और कोई कोरोना से अफेक्टेड फैमिली है जिनका भी बच्चा 5th में है या 8th में है, अगर जिस तरह आप अपने बच्चे की स्कूल की फीस भरते हैं, वो जो गरीब होते हैं उनकी स्कूल की फीस उससे कम होती है। मान लीजिए मेरे बच्चे की फीस 70,000 है साल की, जो गरीब होते हैं अक्सर उनकी फीस जो है 15 से 20,000 होती है साल की। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे हम लोग 1-to-1 फैमिली अडॉप्शन कर लेंगे तो इससे बहुत जो है फायदा होगा इन तबके वालों को, स्पेशली गरीब तबके के लोग जो हैंड टू माउथ थे और उनके पास कुछ रिजर्व्स नहीं थे। और यहाँ पर कोविड में मैं समझता हूँ कि मिडिल क्लास को काफी बड़ा असर हुआ है, बिकॉज उनकी हालत ऐसी थी कि उनके पास जो इंश्योरेंस था वो भी खत्म हो गया, जो इंश्योरेंस नहीं था उनके तो और हालात खराब हो गए। तो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि हम हमारी हैसियत के हिसाब से जितना ज्यादा ताउन करेंगे, अपनी फैमिली में देखे, रिलेटिव्स में देखे और मोहल्ले में देखे, और जो भी करना चाहें करें, क्योंकि पैंडेमिक 100 साल में एक बार होता है। जी सर। एक दौर से हम खुश नसीब भी हैं और बैड लक भी है। खुश नसीब इसलिए है बिकॉज हमने एक पैंडेमिक देखा है, हमने देखा है कि दुनिया कैसे रुकती है, और कल हम जब 5 साल बाद 10 साल बाद अगर हम हैं तो हम प्राउडली कह सकते हैं कि उस वक्त मैंने ये किया और अल्लाह ने मुझसे ये काम लिया। तो आई थिंक बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि जो भी है उनको जिंदगी को लेकर अब यही सोचना है कि जो भी लम्हा बचा है किस तरह से वो आगे काम आ सकते हैं। स्वाति महेश्वरी मैम भी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं, डॉक्टर हैं, और इनसे हम लगातार बातचीत भी करते रहे हैं। हमने भी बहुत उस वक्त भी बात करी थी, अब जब बहुत त्योहारों का वक्त आ रहा है उस वक्त भी हम बात करें। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि मौसम भी बदल रहा है, हम देख रहे हैं कि मौसम की जो तब्दीली हो रही है उसका भी कहीं ना कहीं असर जो है वो अब मौसमी बुखार में देखा जा रहा है। इस पर भी लगातार हम बातचीत जारी रखेंगे। वक्त चूंकि अब बिल्कुल इजाजत नहीं देता है, और आज की जो हमारी बातचीत है ये बहुत ही कारआमद रही है। मैं अपने दोनों खास मेहमानों का इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। न्यूज़ 18 उर्दू की पूरी टीम की तरफ से बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे भी हमारी बातचीत जारी रहेगी। आदाब। Thank you.